नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बी पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड का जो पेपर है, इस पेपर के अंतर्गत हम व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट का पेपर है, आपके ये अवधारणाओं का पेपर है। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बारीकी से या शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। तो इसी संदर्भ में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो हमारे हैं, अर्थशास्त्र की जो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पिछले व्याख्यान में व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता या और व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जो है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, इनके बारे में मैंने अध्ययन किया था। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का सेकंड पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसका अध्ययन भी ध्यान रखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ, मीनिंग, इसके प्रकार, इसकी विशेषांकन, इसके गुण, उपयोगिता, इसके दोष, इसमें जो कमियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ किसे कहते हैं। मैंने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए MACRO, मैक्रो का मतलब होता है समग्र, विस्तार, बड़ा, व्यापक। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है। यानी कि हम आर्थिक विश्लेषण की बात करते हैं, हम उसमें भी हम आर्थिक विश्लेषण की बात कर रहे थे। माइक्रो में क्या बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। यहाँ पर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था की ऐसी इकाइयाँ जिनका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, समग्र अर्थव्यवस्था से है, जिनका यहाँ हम अध्ययन करते हैं, उनका आर्थिक विश्लेषण एवं उनके सामने जो समस्याएं आती हैं उनका हम समाधान करते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र जो हमारा है, इसका संबंध ही आर्थिक विवेचनाओं से है। आर्थिक विवेचना करना ये हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र विस्तृत अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र है, पूरी अर्थव्यवस्था संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे उत्पादन है, रोजगार है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी का, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय बचत है, राष्ट्रीय विनियोग है, बेरोजगारी है, मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांत हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जिनका संबंध पूरी इकोनॉमी से है, उन सभी का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है इसके प्रकार, यानी कि जैसे हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया था, इसी प्रकार इसमें भी 3 प्रकार हैं। प्रकार क्या है, यानी कि ये प्रकार हुए हैं जो हम समष्टि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम समय के आधार पर करते हैं, या उसके जो पॉइंट ऑफ टाइम है, हमारा समय जो हमारा बिंदु है, उसके आधार पर हम किस प्रकार से क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इनकी स्थिति और प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत हम कैसे उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बात उसमें बताया था, अभी बता रहा हूँ कि हम इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और समष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को हम अलग से अध्ययन नेक्स्ट चैप्टर में हम स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। उसमें हम डिटेल से डायग्राम के द्वारा इनका अध्ययन करेंगे। ये हम शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसके भी 3 प्रकार हैं समष्टि अर्थशास्त्र के भी। जिस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार थे, समष्टि आर्थिक स्थितिकी, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी, तो तीसरा है समष्टि प्रावेगिकी। समष्टि आर्थिक स्थितिकी का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत एक समय बिंदु पर साम्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की, मैंने कहा कि 2 समय बिंदुओं का अध्ययन करना, 2 साम्य बिंदु हमारे पास हैं, उनका कंपेयर करना, तुलना करना, समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति कहलाता है। ध्यान रखिए, यहाँ एग्जाम्पल लेंगे या अध्ययन करेंगे, विस्तृत क्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसे हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक राष्ट्रीय आय का या आय का निर्धारण किया जाता है। खैर, नेक्स्ट तीसरा है समष्टि प्रावेगिकी। मैंने कहा समष्टि प्रावेगिकी का मतलब क्या है, प्रावेगिक मतलब गत्यात्मक, कंटिन्यूस, लगातार, सतत एक समय बिंदु से
दूसरे समय बिंदु पर अर्थात अर्थव्यवस्था के प्रक्रिया पथ का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था के मार्ग का अध्ययन करते हैं, जो साम्य का हमारे पास जो बिंदु प्राप्त होते हैं उन बिंदुओं के बीच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं समष्टि प्रावैधिकी के अंतर्गत। मैंने कहा कि डिटेल से हम इसका डायग्राम के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा, तालिका के द्वारा हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे, दोनों व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार का और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार का स्थैतिक और प्रायोगिक विश्लेषण के अंतर्गत। इसके बाद आता है क्षेत्र, स्कोप। मैंने कहा क्षेत्र का मतलब क्या है? स्कोप, विषय सामग्री, अर्थात कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, तो ये इसके मैंने कहा कि ये सभी वो टॉपिक हैं, ध्यान रखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत सभी वो बिंदु हैं, वो टॉपिक है जिनका संबंध पूरी अर्थव्यवस्था से है, पूरी इकोनॉमी से है, विस्तृत, जिनका अध्ययन हम कहते हैं आय एवं रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ध्यान रखिए, इसमें हम आय, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आय एवं रोजगार के जो सिद्धांत हैं, रोजगार का जो सिद्धांत है हमारा, तमाम तरह के आय एवं रोजगार सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक है, त्वरक है, इन चीज़ों का अध्ययन हम आय रोजगार के अध्ययन के सिद्धांत अंतर्गत करते हैं। मैंने कहा कि जब हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 का पहला पेपर, तो उसके अंतर्गत हम आय रोजगार का क्लासिकल मॉडल पढ़ेंगे, आय रोजगार का हम किन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें हम गुणक पढ़ेंगे, उसमें हम त्वरक पढ़ेंगे, हम उपभोग फलन पढ़ेंगे। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो समष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ेंगे, ये आय रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत कर लोगे, यानी कि सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत मतलब है मूल्य स्तर, किसका मूल्य? हम जाना कि प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक वस्तु की और साधन की कीमत की हम बात नहीं करेंगे, वस्तु और साधन की कीमत तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। यह सामान्य मूल्य स्तर की हम बात करेंगे, यहाँ की मुद्रा के मूल्य की हम बात करेंगे, मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा का जो प्राइस लेवल है उसकी हम बात करेंगे। यानी कि मुद्रा का मूल्य जो मैं बता रहा हूँ कि हम इसको इस प्रकार ही बता सकते हैं। ठीक है, मुद्रा का मूल्य यानी कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। हम बताते हैं मुद्रा स्फीति की स्थिति है, मुद्रा संकुचन की स्थिति है, इस मुद्रा अपस्फीति है, मुद्रा संस्फीति है, यानी कि 4 स्थितियाँ आती हैं। ये हमारी मुद्रा स्फीति की स्थिति है, ठीक है, ये मुद्रा संकुचन की स्थिति है, ठीक है, ये हमारी मुद्रा अपस्फीति की है, यानी कि स्फीति के बाद में डाउन होना, स्फीति के बाद में मुद्रा स्फीति बहुत अधिक हो जाती है तो उसको कम करना, मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। मुद्रा संस्फीति, मुद्रा संकुचन जो मंदी स्थिति है, ठीक है, इस मंदी स्थिति में नया विनियोग करना, रोजगार का विकास करना, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था इसके मौद्रिक राजकोषीय नीति के द्वारा किया, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रोजगार क्रिएट करती है, विनियोग पैदा करती है, डिमांड पैदा करती है, इसको हम मुद्रा संस्फीति के नाम से जानते हैं, जो मंदी के बाद की स्थिति आती है। तो ये हम जान रखिए, मुद्रा का जो मूल्य है या सामान्य मूल्य स्तर है, इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये मुद्रास्फीति क्या है, यानी कि मुद्रास्फीति कीमतों में लगातार वृद्धि होना है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे डायग्राम के द्वारा, और इनकी क्या क्या स्थितियां हैं, क्या पोजीशन है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत रोजगार पर, आय पर, उत्पादन पर, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है, मंदी की स्थिति में इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार मंदी को कैसे फिर दूर करने का प्रयास करती है, सरकार मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाती है उसमें कैसे कमी करती है। ध्यान रखिए, मौद्रिक नीति है क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, इन तमाम तरह की जो नीतियां हैं या तमाम तरह की जो मुद्रा के मूल्य हैं, इनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जो हम समष्टि अर्थशास्त्र की हमारी बुक है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक विकास का सिद्धांत। हालांकि आर्थिक विकास के जो सिद्धांत है, नियोजन है, प्लानिंग है, ठीक है, आर्थिक विकास के जो सिद्धांत है, डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं, इन सभी के सिद्धांतों को जो जिनका संबंध है कि पूरी इकोनॉमी से, पूरी अर्थव्यवस्था से, पूरे देश से है, इन सभी का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। व्यापार चक्रों के सिद्धांत, याद रखिए, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स। देखिए, व्यापार चक्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव का होना, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स, मतलब कि किस प्रकार से इन व्यापार चक्रों को दूर करने का प्रयास जो है वो हम मौद्रिक नीति के द्वारा और राजकोषीय नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति ध्यान रखिए, देश की केंद्रीय बैंक की नीति है, जिसमें हमारा देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से मौद्रिक नीति के द्वारा, ध्यान रखिए, मौद्रिक नीति के द्वारा किस प्रकार से इन व्यापार चक्रों को, आर्थिक उतार चढ़ाव को कैसे दूर करने का प्रयास करता है। ठीक है, और दूसरी है राजकोषीय नीति, यानी कि राजकोषीय नीति सरकार की नीति होती है, जो किस प्रकार से राजकोषीय नीति के द्वारा जो सरकार की आय, व्यय और ऋण हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से इन आर्थिक उतार चढ़ाव को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि मुद्रा के मूल्य का जो परिवर्तन है, इसमें भी इन मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों का प्रयोग किया जाता है, या मुद्रा के साख का विस्तार, साख संकुचन हो जाता है, इसके अंतर्गत भी इन नीतियों का प्रयोग
किया जाता है। ये बैंक की नीति है, केंद्रीय बैंक की नीति है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट की नीति है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को अध्ययन किया जाता है, ठीक है। व्यापार की शर्तें हैं, व्यापार के नियम है, व्यापार के जो सिद्धांत हैं, इनका अध्ययन करते हैं। विदेशी विनिमय का सिद्धांत करते हैं, किस प्रकार से एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किस प्रकार से विदेशी विनिमय के भी सिद्धांत ध्यान रखिए, जो हम जिनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत, मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है, मुद्रा के क्या कार्य हैं, ठीक है, मुद्रा का इकोनॉमी में क्या रोल है, तमाम तरह की चीज़ें। उदाहरण के बैंकिंग के सिद्धांत जो हमारे हैं, केंद्रीय बैंक है, व्यापारिक बैंक है। केंद्रीय बैंक कैसे काम करता है, व्यापारिक बैंक कैसे कार्य करता है, केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं, व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य हैं, ठीक है। किस प्रकार से साख का सृजन होता है, ठीक है, साख पर नियंत्रण कौन सा बैंक लगाता है, ये तमाम तरह की जो बैंक से संबंधित चीज़ें हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी संबंधित है। ये पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित या इंडिविजुअल इकाई से संबंधित नहीं है, यानी कि पूरी जिनका प्रभाव पूरी इकोनॉमी पड़ता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इसलिए बैंक के सिद्धांत जो हमारे हैं, जिनमें केंद्रीय बैंक है, व्यापारिक बैंक है, इनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत, पब्लिक फाइनेंस। जहाँ भी राजस्व की बात आ जाए, पब्लिक फाइनेंस की आ जाए, बात आने की, राजस्व के अंतर्गत 3 हथियार होते हैं, सरकार के आय, व्यय और ऋण, इनको मिलाकर राजस्व कहते हैं। सरकार की आय, व्यय और ऋण। आय के अंतर्गत हम ध्यान रखिए, सरकार की आय के जो सिद्धांत है, टैक्स से संबंधित सिद्धांत, उनका अध्ययन करते हैं। व्यय में सरकार एक्सपेंडिचर जो है, सरकारी व्यय के सिद्धांत, उनका अध्ययन करते हैं। और ऋण, सरकार भी ऋण लेती है, ध्यान रखिए, किससे ऋण लेती है, जनता से भी ऋण लेती है सरकार, ठीक है, और बैंक से भी ऋण लेती है। केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, इसलिए सरकार बैंक जो हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको हम सरकार का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक एवं सरकार का बैंक के नाम से भी जानते हैं। खैर, तो हम डिटेल से इनके बारे में अध्ययन, जब हम MBA में पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, तो वहाँ तो इसकी एक अलग से बुक है। जब हम PG इकोनॉमिक्स से करेंगे तो वहाँ एक अलग से किताब है, इसका नाम है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो हम डिटेल से उसमें बस पूरी बुक में यही चीज़ें हैं। सरकार की इनकम के सोर्स क्या है, टैक्सेशन के सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते हैं, सरकार की व्यय के क्या क्या सिद्धांत हैं, व्यय कैसे किए जाते हैं, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है, और ऋण, सरकार किस किस से ऋण लेती है, बैंक से ऋण लेती है, क्या तरीका है, जनता से ऋण कैसे लेती है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये राजस्व के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वितरण का सिद्धांत, हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन का, राष्ट्रीय आय का, उत्पादन के साधनों में वितरण, उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीय आय का जो वितरण किया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय का नाम उत्पादन मैंने बताया। उत्पादन के साधन का मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन नहीं करते, जाने उत्पादन के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, संरक्षण और साहस, तो इंडिविजुअल है, इनको जो प्रतिफल मिलता है, इसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। यहाँ तो हम राष्ट्रीय आय के वितरण का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय के जो सिद्धांत क्या हैं, इन तमाम तरह की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी विशेष सामग्री है, ध्यान रखिए। अर्थात हम जब समष्टि अर्थशास्त्र का पढ़ेंगे, आप BA फाइनल के जो आप पहला पेपर है आप पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, तो हमको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका अध्ययन हम इसमें करेंगे, क्या इसमें चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। आगे अब इसके नेक्स्ट व्याख्यान में इसके गुण, इनकी उसकी उपयोगिता क्या है समष्टि अर्थशास्त्र की, फिर इसमें कमियाँ क्या हैं, ये अध्ययन करेंगे। फिर ध्यान रखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं समष्टि, मैक्रो पैराडॉक्स बोलते हैं, समष्टि विरोधाभास, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअल लेवल पर तो सही हैं लेकिन समग्र लेवल पर गलत हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद में हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो हमारा है, उन दोनों की हम तुलना करेंगे इन बिंदुओं के आधार पर। तुलना के बाद में हमारे दिमाग में ये बात फिट बैठ जाएगी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ेंगे, समष्टि में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि हमारा इकोनॉमिक्स की जो कॉन्सेप्ट है या विशेष सामग्री जो है, इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।